नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज नई दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राज्य का सियासी पारा बढ़ने लगा है। सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने हैं। दोनों पार्टी के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने 9 सीटों के लिए कुल 27 नाम पैनल तैयार किया है, जिस पर नाम को लेकर फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों को कौन सी सीट दी जाए, इस पर भी आखिरी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी के लिए मीरापुर सीट ही छोड़ेगी। खैर की सीट आरएलडी की मांग के बावजूद बीजेपी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी भी इस उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है। कटहरी और मंझवा सीट निषाद पार्टी चाहती है। दरअसल पिछली बार कटहरी की सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, जबकि निषाद पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी ने मंझवा की सीट पर अपने सिंबल पर लड़ाया था। इसी आधार पर संजय निषाद दोनों सीट इस उपचुनाव में मांग रहे हैं। तो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो सकती है और उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भटनागर जी, आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर जो सियासी दाव पेच दोनों तरफ से चल रहे हैं। हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, तो उधर समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। अब हरियाणा के चुनाव से निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों पर भी अपनी नजरें गाड़ दी हैं। तो क्या कुछ चर्चा वहां पर हो सकती है? और जो आपके सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी और आरएलडी, इन दोनों को कौन सी सीटें मिलने का अनुमान है? भटनागर जी, शायद भटनागर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हरियाणा में जो चुनाव हुए उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि हम दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हरियाणा के रिजल्ट आए, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। तो अभी क्या अनुमान लगाए? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेगी, या अभी जो बाकी 4 सीटें बची हैं उन पर किसी तरह का मंथन होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से पूरे देश में है और उत्तर प्रदेश में भी जी। हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव में जा रहे हैं जी। इसमें कोई संशय नहीं। सवाल इस बात का है कि 6 सीटों की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है, चुनाव सामने है, घोषणाएं होनी बाकी है अभी, तो हम तैयारियां कर रहे हैं। इसमें 6 प्रत्याशी हमारे फाइनल हो गए, उनकी सूची हमने प्रकाशित कर दी। अब आगे की सीटों पर विचार हो रहा है। जैसे विचार हो जाएगा वो सूची भी सामने आ जाएगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से लोकप्रिय है, पूरी ताकत उनके साथ है, पिछड़ा उनके साथ है, दलित उनके साथ है, यहाँ तक कि आधी आबादी उनके साथ है और अगले भी साथ में है, जिसका प्रदर्शन हमने 24 के चुनाव में किया है। कभी नहीं देखा है। मोदी जी का भी अंतर घट गया है, राजनाथ सिंह का अंतर घट गया है। इतना अंतर जब सर्वजन समाज वोट देता है तभी किसी को मिलता है। इतना समर्थन, व्यापक समर्थन मिला है। इसी के तहत हमारी तैयारियां हैं और हम पूरी तरह ताकत में हैं। 27 में हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की और योगी जी की विदाई उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं और जो है 10 के 10 उपचुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं।
पूरी मजबूती के साथ हम तैयार हैं। जी जी चलिए ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है और बैठक में कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं कि आरएलडी को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी, आरएलडी को कौन सी सीट देनी है, क्योंकि आरएलडी खैर सीट पर ज्यादा जोर लगा रही है और जो बीजेपी की तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं वो मीरापुर सीट आरएलडी को देना चाहती है, तो उधर निषाद पार्टी भी 2 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने से लगी हुई है। तो आखिर ये दोनों सहयोगी दल आपके साथ अब की बार उपचुनाव में सहयोगी रहेंगे या फिर सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी? क्योंकि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं अब की बार इन उपचुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल है। अगर एक भी सीट उनके खाते से जाती है तो ये जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव हैं इन पर भी असर पड़ सकता है। भटनागर जी। जी जी, पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा आदरणीय पुष्पेंद्र जी को, आपकी प्रगति के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। और प्रभु से कामना करता हूँ बहुत आगे जाए आप। और आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा है। देखिए पहली चीज तो ये चुनाव किसी के साथ की बात नहीं है, ये जनता का निर्णय है और जनता का जो निर्णय सर्वोपरि होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो सेवा के लिए आए हैं, मालिक बनने नहीं आए और वो सेवा में लगे हुए हैं। और बाकी प्रदेश की जो प्रजा है उसको देखना है कि उन्हें किस प्रकार से जो उनके सेवक है उनको क्या मैंडेट देना है, क्या चुनाव में देना है। हरियाणा ने जो निष्कर्ष दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा को बड़ी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हरियाणा की जनता को, हरियाणा के हिंदू भाइयों को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना स्वयं भविष्य एक उज्जवल हाथों में दिया। और उस प्रकार से देखिए, और उत्तर प्रदेश की बात कि वो प्रदेश से कभी एक बार तो सरकार आई, दोबारा नहीं आई और प्रदेश की प्रजा ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और दोबारा और सेवा में बैठा और सेवा में तत्पर है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, मेरे मुख्यमंत्री हो, मेरे मंत्रीगण हो, वो सब सेवा में लगे हैं प्रदेश के। और है उपचुनाव की बात, देखिए साथ की बात कोई नहीं है और ना चाहे जिसका सब्जी जाए, ये सेवा है। सेवा के अंदर जो जनता देगी उसको आशीर्वाद के रूप में उसको संभाल के रखना चाहिए। प्रथम जीत होती है, जीत पे हार होती है। अगर हार को कोई ईगो समझता है अपने आप को और अगर जीत को भी अपने ईगो समझता है तो उसका घमंड होता है। और उस घमंड में जनता को अगर आप नेता बन के, पार्टी बना के नेता बन के अगर आप आए हैं जनता सेवा में, तो राजा ना समझे अपने आप को, पारिवारिक राजा ना समझे, अपने आप को सेवक समझे, नौकर समझे, इस औकात में रहे तो आप देश की सेवा कर पाएंगे। मगर कुछ लोग, पारिवारिक लोग अपने आप को राजा समझ के, औकात से ऊपर समझ के जनता से, प्रजा से अपने आप को इस प्रकार की वातावरण और इस प्रकार का खत्म करो तो एक मिनट, इस प्रकार का प्रदेश को वातावरण देना चाहते हैं और शब्दों को विभिन्न बोलकर जो आप प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। सेवक बने, मालिक ना बने, मैं चेतावनी देता हूँ। ठीक है जी। मनीष पांडे जी, कांग्रेस से हमारे साथ मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और अब की बार हरियाणा में जो चुनावी आंकड़े आए थे उनमें आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी और जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी शायद उस टाइम पर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही वहां पर रिजल्ट आया और बीजेपी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची तो जारी कर दी है। अब बची है 4 सीटें। 4 सीटों को लेकर आपके साथ समाजवादी पार्टी का आखिर क्या मंथन चल रहा है? और आपकी 5 सीटों की मांगे थी, तो अब बची हैं 4 सीटें, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस इस बात पे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी पार्टी का आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसके साथ पूरा इंडिया गठबंधन के सारी पार्टियां सहमत होंगी। और जहां तक माननीय अखिलेश जी की बात है और हमारे आदरणीय नेता एलओपी श्री राहुल गांधी जी की बात है, तो वो सोच समझ के एक फैसला लेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे वो इंडिया गठबंधन के लोगों को मान्य होगा। तो ऐसा कोई भी विवाद हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन जैसे अभी प्रदीप जी ने एक बात कही, उनकी बात से मैं बड़ा सहमत हूँ कि सत्ता में आने के बाद या सत्ता से होने से पहले जो लोग अपने को राजा समझते वो राजा समझना बंद कर दें। ये हिदायत उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को भी दिया
तो जो बड़ा अच्छा था कि वो अपने आप को राजा न समझे, प्रजा के सेवक बन के कार्य करते रहे और प्रजा के ही सेवक हैं वो। प्रजा ने उनको चुना है उस काम के लिए। हाँ, हालांकि सत्ताधारी पार्टी प्रजा के लिए वो काम नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए बड़ा ये दुखद विषय है कि प्रजा के लिए आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप राजा बन के बैठे हुए हो और आप अपने विशेष मित्रों को किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हो, ये प्रजा भी देख रही है और आप जैसे मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो एक स्पेशल लाभ देने के बजाय सत्ता में अगर आप हो तो सत्ता में आने के लिए आपको प्रजा ने चुना है। अगर प्रजा ने आपको चुना है तो आप प्रजा के लिए कार्य करिए, अदरवाइज आप अपने विशेष मित्रों के लिए कार्य करते हो तो ये कदाचित उचित नहीं है। जैसा कि प्रदीप भटनागर जी ने स्वयं कहा और इन्होंने बड़ा अच्छा ही कदाचित किया था, जो मुझे पसंद आया। मैं उन्हीं की बात को कोट करता हूं। ठीक पांडे जी, मांगूंगा आपके पास और आपका जवाब मैं भटनागर जी से लूंगा, लेकिन उनसे पहले अनुराग जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। अनुराग जी, 2014 से और अब तक कांग्रेस पार्टी छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक करीब 60 से 62 चुनाव हार चुकी है और अभी उपचुनावों के दौरान भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, कई विधायकों ने कहा भी कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी सीटें ना दे जिससे नुकसान हो। उनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज है। आपको ये पूरा समीकरण कैसा लगता है? जी देखिए, जहां तक आपने बात की, देखिए उपचुनाव जो है वो 10 सीटों पे है। अब इन 10 सीटों का गणित हमें समझना पड़ेगा। 2022 में इन 10 में से 5 सीट जो है वो सपा ने जीती थी, 3 सीट जीती थी भाजपा ने, 1 सीट जीती थी आरएलडी ने, जो उस समय जो है वो सपा के साथ चुनाव लड़ी थी लेकिन अब एनडीए में, और 1 सीट जीती थी निषाद पार्टी ने। हाँ। तो 5 सीट जीती थी इंडिया गठबंधन ने और 5 ही सीट जीती थी एनडीए गठबंधन, जो आज के दिन में एनडीए गठबंधन है। बिल्कुल। तो और जो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसमें से 1 भी सीट नहीं जीती थी। तो लगभग ये जो कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीट की जो मैंने सुना था कि 4 से 5 सीट की डिमांड रख रही थी, 4 से 5 सीट लड़ना चाह रही थी, लेकिन सपा जब खुद ही 5 सीट जीती है और जो सपा ने जो पहले से ही अब 6 सीट का तो पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, बाकी 4 सीट बची। सपा जो है 2 से 3 सीट सिर्फ जो है कांग्रेस को देना चाह रही है और बाकी 7 से 8 सीट पे खुद अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। पिछली बार की परफॉर्मेंस को देखते हुए तो देखना होगा। हालांकि जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने बोला तो है कि इंडी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई जो है औपचारिक ऐलान या कोई औपचारिक भाषण नहीं आया जिसमें उन्होंने बोला है कि ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन। और अनुराग जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा में देख सकते हैं, शुरुआत में जो चर्चाएं चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उससे पहले ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और फायदा नहीं, वहां पर नुकसान हो गया। जी सही बात है। आप अगर हरियाणा की बात करूं, मैं हरियाणा में 5 सीट ऐसी है जिसमें जो जीत और हार का मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी में, उससे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिले। तो जैसे 5 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ अगर लड़ते तो 5 सीट ज्यादा कांग्रेस जीत सकती थी और गठबंधन मिलके जीत सकता था। तो वहां पे जरूर उन्हें खामियाजा भुगता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो है उत्तर प्रदेश में भी क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी या गठबंधन के साथ लड़ना चाहेगी, क्योंकि सपा 2 से 3 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में कांग्रेस को, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए, और उससे ज्यादा वो सीट लड़ने के काबिल भी नहीं है। 2 से 3 भी वो इसलिए दे रही है क्योंकि ताकि गठबंधन बन जाए, सिर्फ इसके खातिर। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार आप परफॉर्मेंस देख लो, कांग्रेस जो है वो ज्यादातर सारी सीटों पे 4थे या 5वें स्थान पे आई थी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, ठीक है। अशोक तिवारी जी, आपके सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ये कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो खुद इस बात को मानते हैं और कांग्रेस भी मानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, इतनी मजबूती के साथ वो चुनाव नहीं लड़ सकती। अब अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस को सीटें दें तो उपचुनाव में हो सकता है 1-2 सीटों का घाटा हो जाए,
और अगर अखिलेश यादव जी सभी सीटों पर चुनाव लड़ें तो जो याराना है उसमें अड़चन आ सकती है। तो समस्याएं तो कई हैं तिवारी जी। देखिए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है पुष्पेंद्र जी, आप खुश हो जाइए इस बात से। आप खुश इसलिए होंगे क्योंकि समय के साथ हर कोई चलता है जी, और समय अखिलेश जी का चल रहा है। जन सामान्य में चर्चा है, मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल पर, अगर चाय की दुकान पे जाइए तो चर्चा है, पान की दुकान पे, नुक्कड़ चौराहों पे जाइए, जन चर्चा में है और वो जन चर्चा आप तक पहुंच चुकी होगी। आप भले कहें या ना कहें, लेकिन आप तक पहुंच चुकी होगी। जहां जाइए, हम भी जाते हैं जहां पर, वहां जनता कहती है अब तो अखिलेश आ रहे हैं, 27 में तो अखिलेश आ रहे हैं। ये जन सामान्य में चर्चा हो गई है, अधिकारियों में चर्चा हो गई है। नहीं बिल्कुल, अधिकारी है तिवारी जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं, 1 मिनट बस जी, ठीक है। चर्चा हरियाणा में भी कांग्रेस की थी और कायदे में कांग्रेस ने मेहनत भी की और उसके हिसाब से परिणाम भी वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। लेकिन उनका खेल किसने खराब किया? मायावती जी वहां पर पहुंची, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। अब यही स्थिति उपचुनाव में भी है। अखिलेश यादव जी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं, मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूं। लेकिन ये जो खेल खराब करने वाली पार्टियां हैं, मायावती जी अब की बार उपचुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर भी 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो इनसे भी तो प्रभाव पड़ेगा। देखिए पुष्पेंद्र जी, विजन होता है और विजन ने साबित कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बड़ा विजन है, जो उनका जो है कार्य है, उसने पूरे देश में साबित किया है कि आज पीडीए जाग गया। और ये पीडीए का ही देन है कि भाजपा आज बैक फुट पर है और भाजपा छटपटा रही है, तरह तरह के बयान दे रही है, कटेंगे तो कटेंगे बोल रही है, ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है और ध्रुवीकरण होने से रहा। सच्चाई ये है, अब पीडीए अपने मुद्दों के चुनाव लड़ रहा है। आपका पीडीए में सभी है, पीडीए में सब बना है, खाली पिछड़ा और दलित ही नहीं है, पिछड़ा और दलित बड़ी संख्या में है, दलित बड़ी संख्या में है। आज बहन जी का जो है, तो तिवारी जी आपने पीडीए का फुल फॉर्म भी दे दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम। अल्पसंख्यक और जो है अगड़े, आदि आबादी, आदिवासी, सर्वजन समाज है पीडीए में। नहीं बिल्कुल, पीडीए में सर्वजन समाज है। बिल्कुल। अभी 2-4 दिन पहले आपकी गाड़ियां घूम रही थी, उस पर पीडीए की फुल फॉर्म लिखी थी, आपने भी देखा होगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम। लेकिन उस पर न जाए, उस पर न जाए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस किया है वो बात सही है। जो हम अनाउंस कर रहे हैं, आज हम अधिकृत प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, 28% है बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि सर्व समाज उसमें आता है, सभी समाज उसमें आता है। अभी आता कोई ज्यादा है कोई कम है। आज दलित बहुत थोड़ी संख्या में है, अल्पसंख्यक बहुत बड़ी संख्या में है, पिछड़े बहुत बड़ी संख्या में है, अगले वो है जो समाजवादी मानसिकता के हैं, अगले वो है जो समाजवादी विचारधारा के हैं। ठीक है भटनागर जी, लोकसभा चुनावों में, भटनागर जी सुन पा रहे हैं आप? ये बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। लोकसभा चुनावों में जो दलित वोट बैंक था वो ट्रांसफर होकर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया था, लेकिन अब की बार मायावती, चंद्रशेखर दोनों ही उतरे हुए हैं और इससे तो हो सकता है आपको भी नुकसान हो। भटनागर जी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए आदरणीय पुष्पेंद्र जी, मैं थोड़ा थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस शुरुआत हुई थी, मैं कांग्रेस को बता दूं, मैंने इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि राजा नहीं प्रजा के लिए सेवक बन के आना पड़ता है। तो सबसे पहले राहुल गांधी को सिखाना चाहिए कि वो जनता के हित और देश के हित में बोले, देश के विरोध में ना बोले। तो सबसे गंदी आदत राहुल गांधी ने अपनी पॉपुलरिटी के लिए देश विरोधी बातें बोलना सीख रखी है, वो सीखनी चाहिए। और मुझे क्षमता है, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो ये बात मैंने रखी कि हम सेवक है, राजा नहीं। मैं गांधी परिवार सदैव राजा बनना चाहा देश का। इनको ये आप देश में दिखा दो कि आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो, और सेवक से भी आप नीचे करते हो, ये आपको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन भटनागर जी, आजकल सेवा करने वाले ज्यादा मेवा खाने से लगे हुए हैं। तो मैं तो चाहूंगा पुष्पेंद्र जी नाम उजागर करें कि किस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी, किस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मेवा खा रहे हैं और
मंत्री मेवा खा रहे हैं, कार्यकर्ता मेवा खा रहे हैं। मैं स्पेशल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। 40% नेता तो आप देखिए, मैं मेवा की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर जो मेवा बच रही है वो गांधी परिवार में आ रही है, और जो हिमाचल कर्नाटका में और जो और राज्य में तेलंगाना में सरकार है, मेवा सब गांधी परिवार को आ रही है। तो सबसे पहले ये देखें कि गाधा जो बनाए हैं तेलंगाना में या फिर हिमाचल के अंदर जनता के साथ क्या हो रहा है। जनता रोड पे बैठी है, विरोध कर रही है, और उसके लिए समर्थन में इस काम के लिए कर रही है, उसके लिए देखने कांग्रेस आ रही है, तो जिनका वोट जल्दी मिल जाएगा। तो ये इस पर नजर आता है, और औकात नजर आती है कांग्रेस इस पर निचले स्तर की कुछ और गंदी राजनीति करती है। 100 करोड़ हिंदुओं के अब मैं समाजवादी पार्टी का अभी अशोक जी को सुन बता रहे की बात करते राहुल और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का इतना ग्राफ नीचे गिर चुका है कि बच्चा पसंद नहीं करता है। राजनीति को इग्नोर करके नहीं भटनागर जी, लोकसभा चुनावों में तो अखिलेश यादव जी ने जो करके दिखाया था वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उपचुनावों में स्थिति अलग है, और योगी जी के पूरे मंत्री उन सीटों पर तैयार हैं। अब समस्या सबसे बड़ी यही है, सवाल यही खड़ा होता है कि इतना वजूद होने के बावजूद भी, सभी मंत्रियों को बताने के बावजूद भी अगर एक दो सीट यहां से चली जाती है तो किसकी साख दाव पर होगी। आदरणीय पुष्पेंद्र जी, पूरे विश्व के अंदर मेरा भारत बहुत बड़ा पॉपुलेशन में है, और सबसे बड़ी जनसंख्या अगर देखी जाए देश की, प्रदेश की, तो बहुत सारे देशों से ज्यादा है, 25-26 करोड़ है। मेरे प्रदेश का बेचारा जो नागरिक है बड़ा गरीब है, और सरकार गरीब को उठाने में लगी हुई है हर सरकार, क्योंकि जितनी सरकारों ने और परिवारों ने जेब और बैग भरने का काम किया तो जनता का खून चूस के किया, और वो क्या जाने उन गरीबों को, बेचारों को 8,500 रुपए का लालच देते, उन बेचारे गरीब जनता को 1 लाख रुपए साल का दे दे, उन गरीबों की इज्जत लूट ली, उनको 8,500 में वोट से 38 लोकसभा सदस्य मिलाए, इनकी औकात नहीं। ये अगर 4 सांसद मिला है ईमानदार चुनाव लड़के, चैलेंज करो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को। मैं नहीं, चलिए ठीक है, अलग चुनाव लड़ने, ठीक है, अगर 4 सीट भी लिया है तो ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। लगे हुए हैं, और जो घटनाएं हुई हैं, घटनाएं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी और आपकी सरकार में भी चल रही है जी। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होते तो अलग अलग चुनाव लड़ते ना। भ्रष्टाचारी है ना, तभी तो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस देश की, पूरे विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है, जो आज लंगड़ी, लूली और असहाय है, और लोगों के कंधे में बैठ के चल रही है। क्या ये अकेले चुनाव नहीं कर सकती थी? चलिए भटनागर जी, मैं आऊंगा क्योंकि समय कम है। एक बार मनीष पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। पांडे जी। उन्होंने लंगड़ी लूली कहा, बचपन में पोलियो आपको कांग्रेस ने पिलाया था, ये याद रखिएगा। तो ताकत रखो दिए जाए प्रदीप जी, सुनने की ताकत रखो। आपकी बात हम लोगों ने सुना ना, प्रदीप जी, पहले हम लोगों की भी बातें सुन लो। आपकी बात के बीच में किसी ने नहीं बोला, तो सुन लो। जहाँ तक लूले लंगड़ों की बात की आपने, आज आप भी लूले लंगड़े पैदा होते अगर पोलियो नहीं पिए होते तो, लेकिन पोलियो पिलाने के बाद भी हमने एडवर्टाइजमेंट आपकी तरह नहीं किया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में पहले आप मेरी बात सुनो, नहीं बोला, ये मत भूलिए। पुष्पेंद्र जी, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, पहले भीख में मांगते थे, सीख लो क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा बोलने का ढंग सीख लो प्रदीप जी। हम लोगों ने जो भी बात कर रहे हैं उसके सामने आप थोड़ा सा तमीज सीख लो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ये पोलियो अभियान शुरू किया था और
अब तक वो लेकिन सरकार किसी की अगर आज के समय में बीजेपी की जगह केंद्र में सपा की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, वो भी नई तरह की योजना लेकर आती है, नई तरीके से कांग्रेस पे और सपा पे लगा है, ये सुनने भर की ताकत ही नहीं रख रहे हैं। ये बोलते जा रहे हैं, इनके बात के बीच में हम लोगों ने नहीं बोला, ना तो अशोक तिवारी जी ने बोला, ना मैंने बोला। चलिए ठीक है अनुराग जी, लास्ट कमेंट आपका। सर व्हाट इज दिस, ये नहीं है सर। तो मैं यही बोलूंगा कि 5 सीट जो है एनडीए के पास की, 5 सीट इंडिया गठबंधन के पास की, तो कांटे की टक्कर होगी और ये सेमीफाइनल की तरह होगा एक तरीके से, जीतेगा ये उसके लिए साफ की भी बात है। और योगी सरकार से भी एक मैंडेट और एक जो है वो जनता देगी। चलिए ठीक है, उपचुनावों की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और जो भी होगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो भी सामने रहेगा। फिलहाल मैं आप सभी मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े। और आज बीजेपी की दिल्ली के अंदर एक हाई लेवल की बैठक है, उस बैठक में आखिर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा, निषाद पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं या फिर आरएलडी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।